नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बातें कही जाती थी यूपी में रामराज लाने की और आ गया है गुंडाराज। ये हम नहीं कह रहे हैं। जिस तरह के हालात फिलहाल यूपी में बने हुए हैं उससे साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि किस तरह का जंगल राज उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है, क्यों जो सरकार सत्ता में ये कहकर आई थी कि हम रामराज स्थापित करेंगे यूपी में, आज वो गुंडा राज पर पहुंच गया है। तमाम ऐसे सवाल है। जिस तरह की घटनाएं रोजाना यूपी में घट रही हैं वो कई तरह के सवाल खड़े करती है और सीधा निशाना सरकार पर जाकर लगता है। आखिर क्या वजह है, क्यों सरकार इस तरह से कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है? तमाम इन सवालों पर आज जवाब जानेंगे हम। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। जो ऐसे सवाल अब खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, इन सवालों का जवाब आज के इस मुद्दे पर हम जानेंगे और ये पूछेंगे कि आखिर कैसे यूपी में आ गया रामराज से गुंडाराज। तो योगी सरकार द्वारा बातें कही जाती थी कि यूपी में हम रामराज लाएंगे, लेकिन गुंडा राज आ गया है। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा ही बयान होता है वहां के वर्तमान हालातों को देखकर। और यही बात विपक्ष भी कर रहा है, क्योंकि पहले यूपी का कानपुर कांड, जिसमें विकास दुबे का एनकाउंटर ही हुआ था, कि लखनऊ से मां बेटी द्वारा लोक भवन के सामने आत्मदाह की घटना सामने आ गई, जिसके बाद फिर यूपी सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। मामला अभी तूल पकड़े हुए ही था कि इसी बीच गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब पुलिस बनती कार्रवाई कर रही है। वहीं सरकार पर विपक्ष हावी है और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। लेकिन क्या सच में योगी राज में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, जो इस तरह की वारदातें बार बार सामने आ रही है? विस्तार से बात करेंगे इस पर। पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। योगीराज में गुंडाराज थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक क्राइम का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद भाजपा की योगी सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों कानपुर कांड, उसके बाद लखनऊ में मां बेटी की आत्मदाह का प्रयास और अब पत्रकार की हत्या। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सोमवार की रात बदमाशों ने एक पत्रकार पर गोली मार दी थी, क्योंकि उसने 16 जुलाई को भांजी के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत की थी। बुधवार की सुबह घायल पत्रकार ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पत्रकार विक्रम जोशी पर गोली चलाए जाने के मामले में मंगलवार तक पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चौकी इंचार्ज समेत 2 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड भी किया गया है। घटना के बाद परिवार वालों ने पत्रकार का शव लेने से इनकार कर दिया था। इस मामले में गाजियाबाद की एसएसपी कलानिधि नैतैनी ने कहा कि मुख्य आरोपी रवि और छोटू समेत 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से एक अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। खबर के मुताबिक जिलाधिकारी ने बताया कि धरने पर बैठे लोगों की बात मानते हुए राज्य सरकार ने 10 लाख की आर्थिक सहायता, पत्नी को नौकरी, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का आश्वासन दिया है। फिलहाल धरना भी खत्म हो गया है। इसमें कुल 9 अभियुक्त हम लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त छोटू था और रवि थे। ये जो 2 मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी और छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है। तो गिरफ्तारी की कार्रवाइयों में इन सब के बयान से जो शेष यदि किसी का नाम और प्रकाश में आता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं परिवार से मेरी अभी बात हुई है। परिवार ने ये पहले भी बात हुई थी, जब जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय जब जानलेवा हमला हुआ था उसके बाद, तो परिवार ने ये एलिगेशन लगाया था कि शिकायत जो है वहाँ पर चौकी पर की गई थी। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसने भी अपने हिसाब से जो कहना था, जो चोटिल था, अस्पताल में था, उसने अपने चोटिल होने का कारण भी ये बताया कि उसके ऊपर हमला हुआ था। ये चीज़ें चौकी इंचार्ज को प्रोफेशनल एटीट्यूड से उसको वहाँ पर जो भी था उसको अटेंड करना था, उसको जो दर्ज करा करके विवेचना करवानी चाहिए थी। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड में जो लापरवाही उसके द्वारा वहाँ पर बढ़ती गई है,
उस लापरवाही के लिए उसको वहाँ पे तत्काल रूप से निलंबित किया गया। वहीं सीओ सिटी प्रथम को जांच दी गई है कि यदि किसी अन्य की भी उसमें लापरवाही यदि प्रकाश में आती है तो उसके अनुसार रिपोर्ट आख्या प्रेषित करें। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पत्रकार बिक्रम जोशी की हत्या पर सियासी पारा भी गर्म हो गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि वादा था रामराज का, दे दिया गुंडाराज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने गए पत्रकार बिक्रम जोशी की हत्या कर दी गई है। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना है, वादा था रामराज का, दे दिया गुंडाराज। इससे पहले कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि भाजपा ने यूपी के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया है, वरना भला अपराध को इस स्तर पर कौन पहुंचने देता है। जो हितैषी होता है वो तो बिल्कुल नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहीं पीछे छूट गया। अपराध खत्म करने के दावे धराशायी हो गए। ऐसा यूपी तो नहीं चाहिए था किसी को। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एक निडर पत्रकार बिक्रम जोशी के परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। अपनी भतीजी से छेड़छाड़ करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्हें यूपी में गोली मार दी गई थी। देश में भय का माहौल है, आवाजों को दबाया जा रहा है, मीडिया को नहीं बख्शा जा रहा। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि पूरे यूपी में हत्या और महिला असुरक्षा से जिस तरह से हर प्रकार के गंभीर अपराधों की बाढ़ लगातार जारी है, उससे स्पष्ट है कि यूपी में कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। अर्थात यूपी में कोरोना वायरस से ज्यादा अपराधियों का क्राइम वायरस हावी है। जनता त्रस्त है, सरकार इस ओर ध्यान दे। वहीं दूसरी ओर यूपी की राजधानी लखनऊ में आत्मदाह करने वाली महिला की मौत हो गई है। इलाज के दौरान सिविल अस्पताल में मां साफिया ने दम तोड़ दिया है। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र की रहने वाली मां और बेटी ने लोक भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी। जानकारी के मुताबिक नाली के विवाद में मां बेटी ने लोक भवन के सामने आत्मदाह किया था। साफिया की मौत हो गई है, जबकि उसकी बेटी का अभी सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गोरीगंज के पुलिस क्षेत्राधिकारी अर्पित कपूर के मुताबिक अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में अर्जुन, सुनील, राजकरण और राम मिलन को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि आत्मदाह की कोशिश करने वाली साफिया और उसकी बेटी गुड़िया का नाली को लेकर विवाद था। इसके खिलाफ 9 मई को जामो थाना में मामला भी दर्ज करवाया गया था, लेकिन लिहाजा अब एक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ऐसे मामले लगातार बार यूपी में आने से अब यूपी की कानून व्यवस्था और यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि ऐसे मामलों और बढ़ते हैं या यूपी सरकार कोई अच्छा काम कानून के प्रति करती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनवी न्यूज। तो रिपोर्ट देखी आपने। वाकई में इस रिपोर्ट को देखकर ये साबित हो जाता है कि यूपी सरकार कितने ही दावे कर ले कि हम रामराज ले आए हैं, कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश में एकदम उच्चतम स्तर पर है, दुरुस्त हो गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां करने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के क्या हाल है। हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी सुनील हिमाचली न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ मौजूद है इसी मसले पर ज्यादा जानकारी और तमाम चर्चा के साथ। सुनील, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह की ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, अब तो बीजेपी को शर्म आ जानी चाहिए। किस बात का वो दम भरते हैं कि हमने यूपी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है? देखिए पल्लवी, सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर शर्म आदमी होती तो जिस तरीके से पहले जो वारदातें हुई, जिस तरीके से पहले जो सवाल उठते रहे लगातार योगी सरकार पर, या जैसे कानपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, 8 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हो गए, उसके बाद इनकाउंटर पर सवाल उठे, अभी वो कार्रवाई चल ही रही थी, एसआईटी उसमें जांच कर रही थी, सीबीआई के लिए जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन अब उसके बाद आत्मदाह की एक खबर आई, वो भी लोक भवन के सामने से। और अब इतनी बड़ी वारदात, एक पत्रकार के ऊपर जिस तरीके से सरेआम गोली मार दी गई, तो ये कहीं ना कहीं जो चरमराई हुई कानून व्यवस्था है, इससे साफ लगता है कि जैसा विपक्ष कहता है, विपक्ष की बात में कहीं ना कहीं दम है, और वो 16 आने सच है कि कानून व्यवस्था और योगी सरकार इस वक्त
पूरा कंट्रोल जो है वो सिर्फ कोरोना महामारी की तरफ ध्यान लगाए हुए है और उसी को अच्छे से निपटने के लिए कोशिश कर रही है। और कोशिश इतनी कर रही है कि नतीजा हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से कोरोना पर काबू पाया जा रहा है, किस तरह से लॉकडाउन फिर 31 तक बढ़ा दिया गया, कैसे उनमें रूल रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने की हिदायतें दी जा रही हैं। लेकिन उन रूल रेगुलेशन के बीच क्राइम जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन यूपी ऐसा राज्य है जहां पर सरेआम गुंडे दबंगई दिखा रहे हैं। जो चीजें वहां पर चल रही हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सारी मिलीभगत के आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ मिलीभगत है और सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर सरेआम एक पत्रकार को गोली मार दी जाती है जो अपनी भांजी का छेड़खानी का मसला लेकर पुलिस वालों के पास जाता है और 3 दिन तक वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जब उसको जान से मार दिया जाता है, जान से वो इस दुनिया से चला जाता है, तब पुलिस प्रशासन हरकत में आता है। कानपुर कांड हुआ तब भी पुलिस वालों पर सवाल उठे, आत्मदाह का हुआ उसमें महिला की मौत भी आज हो गई है तो उसमें भी जो प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठे। आज फिर एक पत्रकार की मौत होगी, फिर पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि योगी राज में पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव है ही नहीं। अगर होता तो पुलिस ऐसी लापरवाही ना करती, क्योंकि अब पुलिस वालों की तरफ से एक ही बात अक्सर कही जाती है जब भी कोई वारदात कोई घटना हो जाती है कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है, किसी को पकड़ लिया गया, जो भी बनती कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा कोई पक्ष रखने के लिए जुड़े तो वो कह देते हैं कि ये जांच का विषय है, हम इस मामले में आगे कार्रवाई करेंगे और देखिएगा अब इस तरह की कोई घटना नहीं आएगी। रटा रटाया जवाब पूरा प्रशासन देता हुआ नजर आ रहा है योगी का। फिलहाल राशिद, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, नई अपडेट क्या मिल रही है? बताया जा रहा है कि सरकार के सामने जो मांगे रखी गई थी जोशी के घर वालों की तरफ से, उन मांगों को मान लिया गया है। हाँ जी बिल्कुल पल्लवी, जिस तरह से जो पत्रकार की जो हत्या हुई है उसको लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री का एक आदेश आता है कि पीड़ित परिवार के एक लोग को नौकरी मिलेगी, 10 लाख रुपए उसको कैश मिलेगा और बाकी जो उसके बच्चे हैं उसको स्कूल में फ्री शिक्षा दी जाएगी। लेकिन ये इन दावों से और इन तरह के जो मुआवजों से क्या यहाँ यूपी का दर्द मिट सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश एक जाहिर सी बात है, बिल्कुल, क्योंकि मायावती का भी ट्वीट है, राहुल गांधी का भी ट्वीट है, ममता बनर्जी का भी ट्वीट है, लगातार ट्वीट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश एक गुंडा राज बन चुका है। तो इसको कहीं ना कहीं जो जमीनी हकीकत है वो भी सामने देखने को सामने रखा है, क्योंकि आए दिन, क्योंकि अभी इससे पहले अमेठी में जो है जिस तरह से घटना घटी उसके बाद वो पीड़िता आज खत्म हो जाती है, 4 दिन के बाद इलाज के दौरान पत्रकार को गोली मारी जाती है, वो इलाज के दौरान खत्म हो जाता है। और तमाम इस तरह की जो बड़ी वारदातें हैं जो पल्लवी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की विफल होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष, जिस तरह से आरोप लगा रहा है, जिस तरह से तमाम वो कहीं ना कहीं उनके जो विपक्ष के आरोप है वो सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राशिद, विपक्ष जो तमाम आरोप लगा रहा है वो आरोप अब कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सुनील, साफिया ने भी आज अस्पताल में दम तोड़ दिया है, अभी भी उनकी बेटी जो है उनका इलाज लगातार जारी है, क्या कहना है? क्या किसी तरह का कोई बयान सामने आया है यूपी की सरकार की तरफ से? देखिए, यूपी सरकार का तो अभी बयान ये सामने नहीं आया है कि क्या वो चाहते हैं और क्या करने वाले हैं इस कानून को सुधार के लिए, लेकिन ये सुशासन सरकार की अच्छी काबिलियत है जिस तरीके से वारदातें आ रही हैं, क्योंकि इसको मैं और कुछ नहीं कह सकता। जिस तरीके से बातें कही जाती हैं कि हम लोग सुशासन लेकर आएंगे जहां पर सिस्टम की मौत हो रही है, क्योंकि योगी राज के अब सिस्टम पर सवाल विपक्ष उठाएगा। और कहीं ना कहीं पहले जब इनकाउंटर हुआ कानपुर में, उसके बाद जो लोक भवन के सामने आत्मदाह का प्रयास हुआ जिसके लिए आप अभी मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, तो इसमें अब सिर्फ और सिर्फ जांच चल रही है। योगी साहब का कोई इस तरीके का बयान अभी नहीं आया या किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी ने ऐसा कोई बयान दिया हो कि वो इसके लिए अच्छे तरीके से जांच करेगा या जो पीड़ित पक्ष है उसकी सुनवाई करेगा, उसके लिए कोई सहायता देगा। लेकिन जो इंसान दुनिया से चला गया उसके लिए सहायता भी क्या करेगी? जो आज मुआवजा दे दिया गया 10 लाख रुपए या बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दे दी गई, अगर ये होता ही नहीं, अगर कानून व्यवस्था सही होती, अब वो एक जो आत्मदाह करने वाली महिला थी उसकी मौत होगी, उसकी बेटी अभी भी इलाज है, उपचाराधीन है अस्पताल में, लेकिन जब कभी वो तंदुरुस्त होकर अपने घर जाएगी तो उसे वो दिन
सारी जिंदगी याद रहेगा। और जिन बेटियों के सामने एक पत्रकार बाप को मार दिया गया, तो उनके लिए भी उससे बुरा दिन और कौन होगा। वो जब भी उस सरकार के दिए हुए पैसों को या उसकी दी हुई राशि को अगर इस्तेमाल में लाते हैं, तो उन्हें वो दिन याद होगा कि हमारे साथ क्या हुआ था, हम किस राज्य में रहते हैं जहां पर हमारी सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था। और अगर सरकार यही रहती है, भविष्य में भी यही रहती है या बदल भी जाती है, तब भी सवाल उठेंगे कि इस सरकार के दौरान ये चीजें, ये वारदातें हुई थी। और लगातार इतिहास के पन्नों में बिल्कुल लंबी फहरिस्त है सुनील। योगी इस कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है उसकी लंबी फहरिस्त है। बड़ी आपराधिक घटनाएं जो कि एक दाग की तरह लग चुकी हैं योगी सरकार के कार्यकाल पर। राशिद, मैं आपसे ये जानकारी चाहूंगी कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है इस मसले पर, पत्रकार जोशी की हत्या के मामले में। जी बिल्कुल पल्लवी, जो आरोपी है वो आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जो पुलिस के जो कार्रवाई है वो हमेशा की तरह है। घटना होती है, आरोपी कुछ दिन फरार होते हैं, उसके बाद आरोपी को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस की जो काम है, पुलिस अपना काम करके वहां से पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन सवाल ये उठता है, यहाँ पर डीजीपी मुख्यालय की तरफ से एक मीडिया का ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें जानकारियां शेयर करते हैं और जानकारियां देते हैं। कल से लगातार हम लोग इस घटना को लेकर कई बार कई आलाधिकारी, डीजीपी, एडीजी, लोग, कई लोग वहां पे जुड़े हुए हैं और कई बार हमने इस घटना के बारे में हम लोगों ने मैसेज करके जानकारी लेनी चाहिए, हालांकि वहां से कोई जवाब नहीं आता है। तो कहीं न कहीं से देखा जाए तो जिस तरह से जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं, या तो अधिकारी उसमें बोलने को तैयार नहीं होते हैं, या तो उसमें अपने उच्च अधिकारियों को गुमराह करते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर जो नीचे के अधिकारी हैं वो इसी तरह का गुमराह होते रहते हैं। क्योंकि अगर हम गाजियाबाद की बात करें, जिस तरह पत्रकार की सरेआम उसकी बेटे के सामने निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, कि वो हत्या ही हुई डायरेक्ट, उसको हम भर्ती नहीं कहेंगे। ये वही एसएसपी कराने हुए नैतानी है जो राजधानी लखनऊ की कमान संभाल के गए थे। लखनऊ में जिस दिन उन्होंने कमान संभाली थी, उसी दिन राज्यपाल के बंगले के सामने ताबड़तोड़ हथियारबंद बदमाशों को गोली करके लूटकांड को हत्या का अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की अगर हम घटनाएं गिनाने लगेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार की और एक अकेले लखनऊ शहर की इतनी घटनाएं हैं बड़ी बड़ी जो कि नहीं संभाल पा रहे थे। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार अगर बढ़ती चली जा रही है, ना तो इस पर अधिकारी रोक लगा पा रहे हैं, ना ही तो जो है मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को संज्ञान लेना चाहते हैं। और अगर हम बात करें पिछली घटनाओं की, तो अभी जिस तरह अमेठी का हुआ, उससे पहले भी उन्नाव का हम एक घटना याद दिलाना चाहेंगे। एक बेटी को वहां पर 1 किलोमीटर तक जिंदा जलती हुई जाती है और वहां पर दम तोड़ देती है। उसके बाद उस परिवार को ये कहा जाता है कि हम मुआवजा देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, मकान देंगे। आज भी वो पीड़ित परिवार दौड़ रहा है। तो इनके जो वादे होते हैं वो कहीं ना कहीं से इस तरह के वादे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब जो जनता के अंदर जो एक खौफ है, अगर हम जमीनी स्तर की खौफ देखें तो वो लगातार बरकरार है कि इस तरह की घटनाओं से, क्योंकि विकास दुबे के बाद से न तो उत्तर प्रदेश उभर पाया है और ना ही तो अपराधी के अंदर खौफ पैदा कर पाया है। तमाम तरह के इनकाउंटर किए। कल अभी एसटीएफ ने सोराब गैंग के 5 लोगों को अरेस्ट किया, 5 लोगों को अरेस्ट किया, इनकाउंटर को मुठभेड़ दिखाया। हालांकि वो मुठभेड़ कहाँ हुई, किस तरह मुठभेड़ हुई, ये नहीं आया। एक प्रेस नोट एसटीएफ की तरफ जारी हो गया कि हमारे जो अधिकारियों से मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ ने 5 को अरेस्ट किया। आखिर इनकाउंटर करके अधिकारी और ये शासन क्यों अपराधियों में डर नहीं बना पा रहे हैं? क्यों जनता आज भी भयभीत होती हुई नजर आ रही है? अब इस सब मामले को लेकर कहीं न कहीं से अब साफ तौर पे देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से क्राइम कैपिटल बनता हुआ चला जा रहा है। ना ही तो यहाँ पे अपराधी कम हो रहे, लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। कहीं जमीनी विवाद में लाठी डंडे चल रहे हैं, कहीं हवाई फायरिंग चल रही। अभी देर रात की बात है, यही थाना वजीरगंज के अंदर बदमाशों ने सुतली बम से हमला कर दिया। उस घटना को अभी उस घटना में भी आला अधिकारी कोई बोलने को तैयार नहीं हुए। ठीक उसी के 1 घंटे के बाद गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंदर एक महिला को सरेआम, जिसका वीडियो वायरल हुआ, उसको सरेआम दबंगों ने पीट दिया। तो इस तरह की राजधानी के अंदर की ये अगर हालात है तो पूरे उत्तर प्रदेश की पल्लवी हालात का अंदाजा इसी शहर से लगाया जा सकता है। बिल्कुल राशिद, देखिए इस तरह की घटनाएं तो सामने आ ही नहीं पाती। जो घटनाएं मीडिया में उछल जाती हैं, जिनके वीडियो वायरल हो जाते हैं, उन मामलों पर लीपापोती कर कार्रवाई कर दी जाती है। छिटपुट घटनाएं तो सामने ही नहीं आ पाती, या फिर ये कहें कि वो सामने लाने ही नहीं दी जाती। सुनील, ये क्या है? ऑपरेशन मजनू हमने चला दिया कि ठीक है, जो भी इस तरह के जो लड़के हैं या फिर जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं उनको हम जेल में डाल
देंगे। अब जब कोई कार्रवाई करना चाह रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, तो वही मजनू आकर गोली मार देते हैं। फिर ऑपरेशन मजनू का औचित्य क्या? देखिए पल्लवी, सीधी सी बात है कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब ये ऑपरेशन चलाया गया था, किस तरीके से लड़के और लड़कियों को जो नौजवान वर्ग है उसको कितनी परेशानियां आई थी। हालात यहाँ तक हो गए थे कि अगर कोई बहन और भाई अगर बाइक पर जा रहे हैं तो उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उस दौरान ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई थी। और जहां तक आज जो आंकड़े हैं, अगर इस मसले पर आज भी अगर प्रशांत कुमार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते हैं तो आकर वो सिर्फ आंकड़े गिनवाएंगे कि हम लोगों ने इतनी रिकवरी की है, इतना क्राइम रेट कम हुआ है। लेकिन वो मसले कहाँ हैं जो जमीनी तौर पर हैं, जो छोटे छोटे मसले हैं जो पहले प्रशासनिक अधिकारियों के दरवाजे पर लड़खड़ाते रहते हैं, उसके पास अगर पुलिस तक पहुंची जाए तो पुलिस अपनी ढीली कारगुजारी जो वो सामने लाती है। कभी कहते हैं कि इस टेबल पर जाओ, फिर उस टेबल पर जाओ, फाइलें इधर से उधर होती रहती हैं और तब तक जो है सारे जो काम है वो सब, जिसको कहते हैं हम लोग कि पानी सर से ऊपर हो जाना, वो स्थिति पैदा हो जाती है। और आज पत्रकार के मसले में भी यही हुआ। अगर 3 दिन पहले 4 दिन पहले अगर उस पत्रकार के बयान पर कार्रवाई कर ली होती तो इस तरह के ये जो मजनू हैं, यूपी राज योगी सरकार के राज में जो जिनको किसी चीज़ का डर नहीं है, कानून व्यवस्था को कोई डर नहीं है, किसी तरीके का वहाँ पे सुधार तो नज़र आता नहीं है, तो ऐसे में अब किससे हम लोग फरियाद लेके जाएं? वहाँ की जनता किससे निवेदन करे कि हमारी ये परेशानी है? सरकार के पास तो हम लोग सिर्फ वही रास्ता बनता है कि प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट से हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, करते रहें। अगर प्रोटेस्ट करते हैं तब भी स्थितियां गंभीर हो जाती हैं, फिर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले फोड़े जाते हैं, फिर भी जनता को ही दोषी ठहराया जाता है। फिर किस तरीके से हम लोग सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं कि कौन सा ऐसा काम करें, कौन सी ऐसी फाइल बनाई जाए ताकि प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन जनता की देखभाल के लिए बैठा है, जिसके लिए जनता की हिफाजत की बात कही जाती है, वो कब वहां पर उस फाइल को तैयार कर एक्शन ऑन स्पॉट लेगा, या फिर जांच की बात जांच में कहकर जांच तक ही रह जाएगी। और कहीं ना कहीं अब ये जो जितना मसला है, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 9 आरोपी टोटल इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, एक रवि और छोटू जो मुख्य आरोपी बताए जाते हैं, पूछताछ हो रही है। असल मसला क्या है? और जिस तरीके से भांजी के बयान पर एक पत्रकार ने कदम उठाया था, तो वो भी बेटी के समान ही थी लड़की, जिसके लिए उसने FIR करवाई। लेकिन जब आम लोगों का क्या होगा, एक पत्रकार की अगर नहीं सुनी गई, तो इससे साफ तौर पर है कि किस तरीके से यूपी में पुलिस प्रशासन जो है वो काम कर रहा है। क्योंकि पहले पुलिस वालों की हत्या, उसके बाद लोक भवन के सामने वारदात, और अब ये बड़ी वारदात। तो ये सारी कारगुजारी जो है ये पुलिस प्रशासन की है। चाहे पुलिस के बड़े अधिकारी जो मर्जी बयान देते रहें, लेकिन उनका जो शिस्त पुलिस प्रशासन नीचे बैठा है उसकी कामकाज के तरीके से यही जाहिर होता है। पल्लवी, बिल्कुल सुनील, जब देखिए विकास दुबे जैसे शातिर अपराधी को जमानत मिल सकती है, तो ये तो अभी छोटे मोटे अपराधी हैं, इन्होंने एक कत्ल किया है, इन्हें तो जमानत मिलना बहुत आसान है, और योगी राज में तो जमानत तुरंत मिल जाती है। ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और सीधी सी बात पल्लवी, जो भी कानूनी कार्रवाई है, हर कोई फाइलें तैयार करके पहले बैठा होता है जो इस तरह के वारदात को इल्ज़ाम देता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने अगर जिसके दिमाग में अगर दहशत फैलाना ही और क्राइम की घटना को अंजाम देना ही अगर उसके दिमाग में सोची समझी एक रणनीति बनी होती है और उसने अपना जीवन ही वैसा बना लिया है, तो वो अपने सेफ हैंड के लिए भी ना फाइलें तैयार करके रखता ही है। और जिस तरीके से अभी यूपी के हालात हैं, प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई है, इसमें कुछ एक की मैं बात करूंगा जो अगर दूसरे सूबों से यहाँ पर आए, ऐसे में यूपी में और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। वैसे तो सरकार तमाम दावे करती है कि हम रोजगार दे देंगे। मनरेगा अब आज के टाइम में एक अच्छी नीति साबित हो रही है, गांव की महिलाएं उससे रोजी रोटी का गुजारा कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी यूपी में जो है बेरोजगारी का इजाफा होगा, उससे चोरी चकारी की वारदातें, बिल्कुल रोजगार नहीं रहेंगे तो युवा किसी और मुड़ेंगे और वो कहीं ना कहीं ये क्राइम का ही रास्ता अपनाएंगे। सुनील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। राशिद, मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने कह तो दिया है कि हम मुआवजा दे देंगे, 10 लाख रुपए दे देंगे, और तमाम उन्होंने वादे दावे कर दिए हैं, ये वाकई में सुविधाएं पहुंच पाती है या नहीं? जितने भी पीड़ित है, ये कोई पहला केस नहीं है, कई ऐसे केस आ चुके हैं जहां मुआवजे की घोषणा कर दी गई। मैं हकीकत जानना चाहती हूं, क्या ये मुआवजा उन पीड़ित परिवारों तक पहुंच भी पाता है?
आज बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश तो कर दिया है। मुख्यमंत्री जी का आदेश हो गया है कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए और उसके घर के उनकी पत्नी को सरकार एक नौकरी और उसके बाद बच्चों को मुफ्त शिक्षा। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो हाँ मुआवजा मिल जाएगा, क्योंकि मुआवजा अक्सर हमने देखा है कि कई पीड़ित ऐसा परिवार है जिनको मुआवजा मिल गया है, लेकिन उनको दौड़ना पड़ता है सिर्फ नौकरी के लिए, उनको दौड़ना पड़ता है शिक्षा के लिए। क्योंकि जब तक मामला ये अभी हाईलाइटेड मामला है, लगातार मीडिया में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से अभी जो इस तरह का जो है जो पैसे की धनराशि है वो तो पीड़ित परिवार तक पहुंच जाएगा, लेकिन नौकरी क्योंकि नौकरी बड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि हमने कई मामले ऐसे देखे हैं। हमने उन्नाव रेप पीड़िता का मामला देखा है कि आज तक वो नौकरी के लिए भटक रही है। उस पूरे मामले को 9 महीने हो गए हैं और अभी तक उसको नौकरी नहीं मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के एक नहीं कई ऐसे मामले हैं, लगातार हम कई बार अपने दिखा चुके हैं इस चीज को लेकर। और अभी बुलंदशहर की घटना हम पहले भी आपको बताया, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी जी। तो उन्हीं के जो हत्या आरोपी है, जो मुख्य आरोपी उसमें से है, उसको अभी एक प्रधानमंत्री की तरह एक योजना है उसके तहत महामंत्री बनाया गया था। हालांकि उस मामले को लेकर एडीजी एलओ से लगातार कई लोगों से पूछा गया, हालांकि उसमें किसी ने एक अधिकारी है जो है आईजी स्तर के, उनसे इस बारे में जब हमने बात की तो उन्होंने दबे शब्द में कहा कि राशिद इसमें शायद अभी चार्जशीट नहीं लगी है। मतलब चार्जशीट नहीं लगी है तो वो मुख्य आरोपी नहीं हुआ। बिल्कुल। जबकि बुलंदशहर में उस आरोपी की फोटो लगी हुई थी 6ठे नंबर पर, लेकिन वो इंस्पेक्टर नोएडा में, उनका जो परिवार है वो नोएडा में रहता है। हालांकि उनसे भी हमने संपर्क करना चाहा, हालांकि उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया है। तो इस तरह के जो इंस्पेक्टर के हत्यारे हैं आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं इसी सरकार में। फूल माला जब जेल से छूटते हैं तो फूल माला से उनका स्वागत होता है। आज उनको एक योजना का महामंत्री बना दिया जाता है इसी सरकार में। तो इसी सरकार में जब इस तरह के कारनामे हैं तो कहां से अपराधियों के हौसले पस्त पड़ेंगे? तो जाहिर सी बात है यहाँ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस या तो दब रही है, या तो काम करना नहीं चाह रही है, या तो कोई सख्त एक्शन उसको मिल नहीं रहा है कि आप इस तरह से सख्त एक्शन लीजिए अपराधियों की तरफ से। और इस तरह के इनकाउंटर से, इस तरह के पैर पे गोली मारने से ये अपराध नहीं कम होगा। अपराध कम करने के लिए जमीनी स्तर पे, थाने स्तर से, दरोगा स्तर से इनको सुधार करना होगा, इनके अंदर सुधार करना होगा, तब जाकर अपराध कम हो पाएगा। वरना जो अपराध है, जिस तरह से विपक्षियों ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज बन रहा है, तो वो वास्तविक जो जमीनी स्तर है, क्योंकि जो छोटे घटनाएं से अगर हम लेंगे तो वास्तविक वो जंगल राज ही बन रहा है। बिल्कुल। देखिए राशिद, सोनभद्र का जो कांड हुआ था उससे लेकर अभी तक हम देखें तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि जो अपराधी हैं, वाकई में जो वास्तविकता में जो अपराधी हैं वो तो आराम से यूं घूम रहे हैं। तो ये जेलों में किसे भर रखा है योगी सरकार ने? लगातार एनकाउंटर के नाम पर, मुठभेड़ के नाम पर जिन्हें गिरफ्तार कर करके जेल में भरा गया है वो कौन है? अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं। जी बिल्कुल पल्लवी, जेलों में जो भरे गए हैं लगातार वो अपराधी ही हैं। जितने गए हैं एनकाउंटर करके वो भी अपराधी ही हैं, उस पर हम कोई, लेकिन कहीं ना कहीं से जेल में भी उनका काला कारोबार अंदर से चलता है। उनके जो गुर्गे होते हैं, जितने बड़े संरक्षक, बड़े अपराधी हो, उनके जो गुर्गे होते हैं वो बाहर कारनामे को अंजाम देते हैं। एक पल्लवी एक मामला और बताना चाहेंगे। आज 3 दिन पहले की मामला है। एक हिंदी खबर का एक रिपोर्टर है, उनके रिपोर्टर ने एक जेल का स्टिंग किया था, तो राशिद, आपसे जुड़ रहे हैं हम दोबारा। नेटवर्क इशू की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये बड़ी घटना आज यूपी में देखने को मिली है जहां पत्रकार जोशी की मौत हो गई। आपको बता दें कि पत्रकार विक्रम जोशी ने एक थाने में एक तहरीर दी थी और इस तहरीर में लिखा हुआ था कि उनकी भांजे के साथ छेड़खानी की गई है। बस आरोपियों को इसी बात पर गुस्सा आ गया और सरे राह उन्हें गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया। अब यूपी की जो कानून व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में एक बार फिर से आकर खड़ी हो गई है। राशिद हमारे संवाददाता फिर से हमारे साथ जुड़ गया। जी राशिद, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हम उन्नाव आते हैं। उन्नाव जेल के अंदर का एक वीडियो, एक पत्रकार है, उन्होंने बनाया कि वहां पर सिपाही को लेकर उसका उन्होंने मैसेज बनाया। मैसेज बनाने के बाद उन्होंने आला अधिकारियों से संज्ञान लेना चाहे, तो वहां के जो जेल अधिकारी, इसको लेकर भी लगातार हम लोग के अंदर, यहाँ पत्रकारों के अंदर काफी आक्रोश है। तो आखिर हम अधिकारी
अधिकारियों से सवाल पूछेंगे। जब पत्रकार को डर है अधिकारियों से सवाल पूछने में, तो जनता कहां तक पहुंच सकती है? जनता तो थाने पे सवाल नहीं पूछ सकती है। थाने किसी को कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अभी यहाँ सारा मामला चिन्हट थाने का है, वहां पर पीड़ित परिवार गया, वहां पर उनको भगा दिया गया। हालांकि छोटी मामला था, लेकिन यही छोटे छोटे जो मामले हैं, अगर इन मामलों को संज्ञान लिया जाए तो यही मामले बड़े ना हो पाए। लेकिन अधिकारी आज के दौर में जो भी बैठे हैं, वो अपने नीचे के अधिकारियों पर इतना सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते हैं कि वो पीड़ित परिवार की सुन सकें। आज भी लगातार कमिश्नर कैंप कार्यालय में कम से कम 50 की संख्या में पीड़ित परिवार आते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि रीजन ये है कि उस जो नीचे स्तर के थाने हैं वहां से सुनवाई नहीं होती है, तब वो कमिश्नर के पास जाते हैं। अब कमिश्नर के पास सुनवाई नहीं होगी तो वो डीजीपी मुख्यालय जाएंगे, डीजीपी मुख्यालय कार्रवाई नहीं होगी तो वो मंत्री के पास जाएंगे। ऐसी घटनाएं लगातार रोज हम लोगों को आंखों के सामने देखने को मिल रही हैं। लेकिन डर, उनके अंदर एक डर है कि आखिर वो कहें तो किससे कहें। ना तो वो बाहुबली है, ना तो उनको कोई संरक्षण प्राप्त है, ना ही तो उनके पास कोई इतना पैसा है कि वो जाके पैसा देकर अपना काम करा ले। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो भी चल रहा है ये दबंगों पे चल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से अगर हम पुलिस सिस्टम की फेलियर की बात करेंगे तो पुलिस सिस्टम फेलियर नजर आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार घटनाएं हम देख रहे हैं। रायबरेली कल की घटना है, रायबरेली के अंदर एक दबंगों ने एक परिवार को मारकर उसको जो है हाथ से टांगते हुए कम से कम 1 किलोमीटर तक लेके जाते हैं। अब मीडिया को वो वीडियो मिल जाती है, आसानी पुलिस को सूचना नहीं होती है इसकी। तो ये कैसे भाई, ये पुलिस का जाहिर सी बात है, इसको हम फेलियर ही कहेंगे, जंगल राज ही कहेंगे। जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है लगातार उठाता रहेगा। क्या तो एक मुख्यमंत्री जी एक सख्त एक्शन ले, इसके लिए एक कमेटी गठित करे और लगातार इस चीज को, क्राइम को लेकर एक समीक्षा बैठक करे और बैठक में नहीं करना तो सरकार को बहुत कुछ चाहिए, पूरे पुलिस प्रशासन को मिलकर बहुत कुछ करना चाहिए, पर करना ही नहीं चाहते तो उसका क्या किया जाए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ कांग्रेस नेता सचिन रावत जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन रावत जी, आए दिन का हो गया ये, यूपी से रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं वहां बढ़ रही हैं, किस तरह का राज वहां पर चल रहा है? देखिए, आज की डेट में उत्तर प्रदेश पूरी तरीके जंगल राज बन चुका है। लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। 2017 में बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़े बड़े नारे दिए गए थे, ना रहेगा गुंडा राज, ना रहेगा भ्रष्टाचार, ना रहेगा, तमाम ऐसी बातें की गई थी सरकार के द्वारा। लेकिन क्या हुआ, आज की डेट में एनसीआरबी का आंकड़ा पल्लवी जी है कि यूपी नंबर 1 कैपिटल बन चुका है जी आपराधिक मामलों में। लेकिन आज जब पत्रकार के साथ में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, कल की डेट की जो घटना है वो पूरी तरीके झकझोर कर देने वाली है कि एक पत्रकार साथी रिपोर्ट लिखाने जाता है और उसमें इतनी बड़ी रंजिश मान करके सीधे उसको गोली मार दी जाती है। कहाँ गया योगी सरकार का इकबाल, कहाँ गया प्रशासन का इकबाल? आज तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने जो एक ठोको नीति के तहत जो उन्होंने बयान दिया था सदन में, आज उस ठोको नीति के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पे है। लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, ठोक रहे हैं एक दूसरे को, क्या समझा जाए? और कहते हैं राम राज्य। अगर पल्लवी जी ऐसा रामराज अगर राज्यों में होगा तो ऐसा रामराज नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को। जनता ने भरोसा जताया था इस सरकार पे कि ये सरकार आएगी, अपराध रुकेंगे, नौकरियां मिलेगी। लेकिन क्या हुआ, ये सरकार पूरी तरीके उलट है। ये सरकार अपराधी मामले करा रही है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। जो अपराधियों को संरक्षण देगी, क्या वो सरकार इस समय की काबिल सरकार नहीं रहेगी? क्योंकि आने वाले समय में लगातार घटनाएं सामने आ रही, महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में कई घटनाएं सामने आ गई हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का एक भी वर्जन इन घटनाओं पे नहीं आता है। क्या हुआ कमिश्नरी सिस्टम का? आपने कमिश्नरी सिस्टम लागू किया, आज वो भी पूरी तरीके फेल हो गया है। पुलिस प्रशासन को आपने इतना मजबूत किया था, क्या हुआ? पुलिस प्रशासन वो पूरी तरीके फेलियर साबित हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार में पूरी तरीके जंगल राज व्याप्त है और सरकार पूरी तरीके इस सब अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। कोई मामला सामने आता है तो मुआवजे का मरहम लगाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। देखिए, मुआवजे की बात क्या है? आप अगर किसी की हत्या करवा देंगे उसके बाद मुआवजा की क्या बात करते हैं? ये सरकार यही तो करवाती है, हत्याएं करवाती है। सदन में इन्होंने कहा था कि 0 टॉलरेंस के तहत अपराध रुक जाएगा, 0 टॉलरेंस की बात कही थी। क्या हुआ? आज तो अपराध चरम पे है ना, नंबर 1 राज्य बन चुका है। लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो,
चंदौली हो, बनारस हो, कौन ऐसा राज्य बता दीजिए जिसमें घटनाएं ना चरम पर हों। और एक विशेष समुदाय को भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं। पत्रकार जो है, जो चौथा स्तंभ है, जो मीडिया जगत जो चौथा स्तंभ होता है संविधान का, अगर वो कटघरे में आ करके अगर उनके साथ घटनाएं होंगी तो क्या समझा जाए। तो मुझे तो बड़ा भयभीत मैं भी होता हूं, कभी मतलब कुछ भी हो सकता है मेरे साथ भी। तो ये जो भय है जो प्रदेश में, ये भय का माहौल सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार की वजह से है। ठीक है, बीजेपी के साथ हमारे साथ हेमचंद शर्मा जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सचिन जी वो पक्ष रखेंगे भारतीय जनता पार्टी का। सर आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल दीजिए, मेरे पास तो अब सवाल बचे नहीं है आप लोगों से पूछने के लिए। हेमचंद जी देखिए, कुछ भी नहीं, ये बहुत ही दुखद घटना है और यूपी पुलिस ने तुरंत इस पे कार्रवाई की है, 9 लोगों को पकड़ा है। माननीय सीएम साहब ने फाइनेंशियल मदद देने की घोषणा करी है, परिवार में से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। सरकार पूरी तरीके से इस पे कार्रवाई कर रही है और इसका राजनीतिकरण बिल्कुल गलत है। गुंडे नहीं कहा जाता खेमचंद शर्मा जी, इसे राजनीतिकरण नहीं कहा जाता, इसे सवाल पूछना कहते हैं। अब आपको ये लगता है कि मीडिया सवाल पूछ रही है या विपक्ष सवाल पूछ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये राजनीतिकरण कर दिया मामले का। तो आप माफ कीजिएगा सर, आप लोगों की शायद सोच ही ऐसी हो गई है, आपको हर चीज में राजनीति नजर आती है। नहीं, आपने उल्टा क्वेश्चन किया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मीडिया को सवाल पूछने का हक है, मीडिया को बात उठाने का भी हक है और मीडिया को दोनों ही एंगल उठाने का हक है। घटना दुखद घटना हुई, उसमें सम्मानीय पत्रकार की मृत्यु हुई, सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई की, 9 लोगों को अरेस्ट किया। देखो, गुंडे अपनी हरकत करते हैं, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल हो हरकत करने से पहले, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन उस पर कार्रवाई ना हो, सरकार यदि चुपचाप बैठे। देखिए खेमचंद जी, मर्ज ही नहीं पता है, सिर्फ दवाइयां देने में आप लगे हैं, मरहम लगाने में लगे हैं, मर्ज ही नहीं पता है। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती सर? मुझे भी मालूम है, ये बात मेरे भी समझ में आती है कि पुलिस पहले तो नहीं पहुंच जाएगी अगर कोई कांड होता है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अपराधियों में भय ही नहीं है। आपकी पुलिस का भय ही नहीं है अपराधियों में। किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं आप? सर सरे रहा एक पत्रकार को गोली मार दी जाती है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी भांजे के साथ छेड़खानी के खिलाफ तहरीर दी थी। अपराधियों का मनोबल देख रहे हैं आप? अब मैं बोलूं, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे सम्मानीय पत्रकारी टीवी पे चिल्ला के कह रहे थे कि यूपी में जो है ज्यादा अपराधियों पे कार्रवाई की जा रही है, उनको एनकाउंटर में मारा जा रहा है। यूपी है जहाँ पे गुंडों को ढूंढ के मारा जा रहा है। मुझे नहीं पता वो कौन से पत्रकार थे। पिछले अब आपने काफी सवाल कर लिया, आप सुन भी लीजिए। 21 साल से वहाँ पे ऐसे लोगों का शासन था जिन्होंने गुंडों को पाला पनोसा और उन्होंने उनको राजनीतिक सह दी। अब हम ढूंढ के उन गुंडों का खात्मा कर रहे हैं, हमारी सरकार उनका खात्मा करे, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। कहीं भी कोई भी घटना हो रही है तुरंत उस पर कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई करके गुंडों को पकड़ा जा रहा है। अगर वो नहीं पकड़ में आ रहे तो उनका एनकाउंटर भी किया जा रहा है। और जहाँ पे भी घटना ऐसी हुई है आपने देखा होगा, उसके बाद किसी को भी बख्शा नहीं गया है। गाजियाबाद में भी बख्शा नहीं जा रहा है। और जो ये दुखद घटना हुई है उसमें पूरी तरीके से सरकार उस परिवार के साथ है, परिवार के साथ संवेदना रखती है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेगी, परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देगी। तो सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल गलत है। कुछ पार्टी, पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी इसी काम में लगी हुई है। वो चुप हो जाते हैं, बिल्कुल आंख बंद कर लेते हैं जब वेस्ट बंगाल की घटना होती है। वेस्ट बंगाल में एक हमारी नाबालिग बहन मारी जाती है, उनके साथ गैंगरेप होता है, वो बिल्कुल चुप रहते हैं। लेकिन अगर कुछ बीजेपी शासित प्रदेशों में होता है और उस पर सरकार काम भी करती है तब वो हल्ला मचाते हैं। जिस पश्चिम बंगाल के आप मामले की बात कर रहे हैं सर, वो मामला मैंने अपने ही चैनल पर बैठकर उठाया था। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े थे और आपकी पार्टी की तरफ से भी प्रवक्ता जुड़े थे। ऐसा नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर मामला उठा रहे हैं। और ये बात आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, मैं सचिन रावत जी से इसका जवाब ले लूंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मेरे पास लंबी फहरिस्त है सर, 2017 से लेकर 2020 तक इतने बड़े बड़े कांड हो गए हैं आपके कार्यकाल में और आप अभी तक बैठकर ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। 21-22 सालों तक जिसका राज था उसने ऐसा किया, अब ये समय तो लगेगा। कितना समय लगेगा? कितने लोग मारे जाएंगे इस समय में? आप देखेंगे घटनाएं तेजी से कम हुई है, गुंडे यूपी से भाग रहे हैं, गुंडों में भय है। लेकिन अभी भी यदा कदा इधर उधर घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन लोगों ने गुंडों को सह दी हुई है। इन गुंडों ने कहीं ना कहीं जो उनकी पावर है उसका उपयोग करके उनका सहयोग करते रहे। लेकिन हमारी सरकार ऐसे किसी भी तत्व को छोड़ेगी नहीं, पूरी सतर्कता से काम किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि इस समय यूपी में लोगों से ज्यादा
गुंडों में भय है और गुंडे यूपी छोड़ के भाग रहे हैं। नहीं सर, किस गुंडे की आप बात कर रहे हैं जिसमें भय नजर आता है? सरेराह तो एक पत्रकार को गोली मार दी जाती है। आपराधिक प्रवृत्ति के जो ये लोग हैं जिनकी मानसिकता ही ऐसी है, उनमें भय नहीं है, तभी सरेराह गोली मार दी जाती है। मैं लौट रही हूं आपके पास। सचिन रावत जी, इनका कहना है कि कांग्रेस पर्टिकुलर एक ही राज्य के लिए ये मुद्दा उठाती है, या फिर जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनमें अगर कोई कांड होता है तो ही मुद्दा उठाया जाता है, अन्यथा आंखें मूंदकर आप भी बैठे हैं। देखिए पल्लवी जी, आपने मध्य प्रदेश की अभी घटना देखी होगी जिसमें पुलिस द्वारा किसानों को मारा गया, उसके बाद किसानों ने आत्मदाह कर ली। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में आज सरकार किसकी है? आज उत्तर प्रदेश के प्रारूप में सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से, तो इनको बुरा लग रहा है। 3 साल सरकार को हो गए, इन्होंने क्या कहा था सदन में कि जीरो टॉलरेंस के साथ में अपराधी या तो प्रदेश छोड़ेंगे। अभी तो इन्होंने कहा प्रदेश छोड़ दिया था, लेकिन विकास दुबे ऐसे कुख्यात अपराधी थे, उसके बाद एक फेयर लिस्ट निकली थी अपराधियों की। आज उन अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं? और 3 साल की जहां तक सरकार होने के बाद में आपके पास लिस्टिंग थी अपराधियों की, तो आपने उनको एनएसए लगाकर उनको जेल भेजने का काम क्यों नहीं किया? क्या उनको ये छोड़ दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करें और संरक्षण देने का ये लोग काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ अपनी वाहवाही, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? एनसीआरबी के आंकड़े तो झूठे नहीं हो सकते ना पल्लवी जी, कि आज कैपिटल राज बन गया है हत्याओं के और लूट के मामलों में। आज कैपिटल राज बन गया है और लगातार तालिबानी ये लोग जो फरमान जारी करते हैं, तालिबानी घटनाएं जो कराते हैं आपराधिक संरक्षण के तहत, तो आज सबको भय लग रहा है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं आजकल रात को घर से निकलते हुए डर रही हैं। जिस प्रकार से अपराधी गैंगरेप जैसी वारदातें, बलात्कार जैसी वारदातें सामने आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक होता है ना, प्रशासन और सरकार का जो इकबाल है वो खत्म हो चुका है। आज डर नहीं है ना अपराधियों के बीच में। जब डर और भय होता है तब अपराधी प्रदेश छोड़ते हैं, ना कि संरक्षण के तहत जब हत्याएं कराई जाती हैं तब अपराधी ये काम करते हैं। आज उस पत्रकार हमारे साथी की क्या गलती थी? वो तो रिपोर्ट लिखाने गए थे ना पुलिस स्टेशन। अगर ऐसे कांड हो जाएंगे तो आज कौन अपराधी जाएगा, कौन जाएगा किसी का रिपोर्ट लिखाने, किसी की मदद करने? अगर मैं किसी की मदद करने जाऊंगा, कल को मेरे साथ कोई घटना हो जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? तो सरकार को कहीं ना कहीं कठोर एक्शन लेने की जरूरत है, ना कि मुआवजा दे करके, ना कि मतलब अपनी पीठ थपथपा करके, ना कि रामराज की बात करके। अरे आज आपको इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की, कानून व्यवस्था की। तो अगर इच्छा शक्ति है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, किसी और को मौका दीजिए। बिल्कुल। खेमचंद जी, आप ये मानते हैं पत्रकार जोशी की हत्या के मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही रही? ठीक है, आपने 2 पुलिसकर्मियों को अभी निलंबित कर दिया है, तमाम आपने कार्रवाई कर दी, लेकिन जब वो तहरीर लिखवाने गए थे उसी समय उस तहरीर पर कार्रवाई कर दी होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। नहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं मानता। जहाँ पे भी लापरवाही हुई भी है तो एक्शन भी लिया गया है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, अगर जो यूपी की सरकार है उस पे पूरी तरीके से गंभीर नहीं है, तो आप आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगाना भी चाहिए, लेकिन वैसा है नहीं। पूरी गंभीरता से यूपी सरकार काम कर रही है, पूरी गंभीरता से यूपी पुलिस काम कर रही है, और आपने देखा होगा तेजी से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो कांग्रेसी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, इन्होंने अभी आपने देखा होगा किस तरीके से इन्होंने राजधानी लखनऊ में कुछ मजदूरों को बहकाया और उनको आत्मदाह करने के लिए प्रेरित किया कि आप जाओ अपने आप को आत्मदाह करो, और वो षड्यंत्र का पता चला। ये षड्यंत्रकारी हैं, इनको बोलने का हक नहीं है। ये इन्होंने अभी भी आपके कहने के बावजूद बंगाल की हमारी जो नाबालिग बहन है जिससे गैंगरेप हुआ, जिनकी हत्या हुई, उसके बारे में एक संवेदना का इन्होंने शब्द नहीं बोला, क्योंकि ये गंदी राजनीति पे उतर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको गंदी राजनीति करनी है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है, इनको सरकार पे सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने। यही विकास दुबे की जब इनकाउंटर हुआ था तो ये हल्ला मचा रहे थे, विकास दुबे को क्यों मार दिया? वो तो बिल्कुल उसका तो दोष ही नहीं था, वो तो निर्दोष था, उसको मार के गलत किया। जानकारी आप खेमचंद जी दे रहे हैं, ये कौन सी एक सेकेंड शर्मा जी, ये कौन सी जानकारी आप दे रहे हैं? कांग्रेस कैसे, कौन से नेता या प्रवक्ता ने ये कहा कि वो निर्दोष था? मुझे जानकारी दीजिए। देखिए, गलत बातें नहीं बोलेंगे आप, मैं यहाँ किसी का साइड नहीं ले रही हूँ। आप गूगल करिए, आप देखिए। नहीं, आप मुझे अपने हिसाब से बता दीजिए कि निर्दोष शब्द किसने इस्तेमाल किया। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रियंका गांधी के विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद के ट्वीट और बयान देखिए, किस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए, किस तरीके से उन्हें बातें रखी, किस कॉन्टेक्स्ट में उठाए गए थे खेमचंद शर्मा जी, वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग था, और आप यहाँ निर्दोष शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको समझ में आता है? मैडम नहीं, आप समझिए वो कॉन्टेक्स्ट क्या कॉन्टेक्स्ट था। अभी आप देखिए गाजियाबाद की घटना होती है, यहाँ कार्रवाई भी होती है, पूरी तरीके से पुलिस ने अपनी ड्यूटी को निभाया है।
वहां पे ये कहते हैं कि गुंडों को खुला छोड़ा हुआ है। गुंडों पे जब कार्रवाई होती है तो ये कहते हैं गुंडों पे कार्रवाई, क्योंकि इसका मतलब ये गुंडों के साथ हैं, गुंडों को निर्दोष मानते हैं, गुंडों को ये सह देते हैं। वही काम प्रियंका जी ने किया, वही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब गुंडों को मारा जाता है तो इनको दुख होता है, जब गुंडों पे कार्रवाई की जाती है तो इनको दुख होता है, उस पर ये हल्ला मचाते हैं, उस पर ये कहते हैं कि इस तरीके से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और जब कोई घटना हो रही है, गुंडे जो किसी को कह के तो अपनी गुंडई करते नहीं है। हाँ, उन पर अगर कार्रवाई ना हो तो आप सरकार को दोषारोपित कर सकते हो। तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों ने गुंडे पाले हुए हैं। पिछली जो सरकारें थी वो इनकी सहयोगी सरकारें थी, इनकी केंद्र में सरकार थी, उनके साथ उनके ये सहयोगी थे। इन लोगों ने, हम सभी जानते हैं किस तरीके से इनके नेताओं के बैकग्राउंड है, किस तरीके से गुंडों के साथ इनके संपर्क हैं, किस तरीके से उनके संबंध है, आप सभी जानते। मैं सिर्फ ये लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हमारी सरकार कार्रवाई करती है तब भी इनको दुख होता है। सेंगर कांग्रेस के थे, कुलदीप सेंगर कांग्रेस के थे, स्वामी चिन्मयानंद भी कांग्रेस का दामन थाम कर बैठे थे, है ना खेमचंद शर्मा जी? नहीं, अब आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुद्दे को भटका रहे हैं। मैं मुद्दे को नहीं भटका रही हूँ, मैं मुद्दे को नहीं भटका रही हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, एक सेकंड शर्मा जी, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा सवाल ये था कि जब वो अपनी भांजी की शिकायत लिखवाने गए थे तो वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप इनको पूछिए, अगर ये लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं तो ये बंगाल के बारे में क्यों नहीं बात करते, जहाँ पे प्रायोजित तरीके से राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं। केरल में लगातार हत्याएं हो रही हैं, वहां पे कोई गुंडा तत्व हत्या नहीं कर रहे, वहां पे प्रायोजित तरीके से वहां पे जो राजनीतिक दल है वो दूसरे राजनीतिक दलों की हत्या करा रहे हैं। वहां पे ये चुप क्यों है, वहां पे ये आंख बंद करके क्यों बैठे हुए? इसका मतलब पता चलता है ये गंदी राजनीति करने के लिए डिसाइड कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको गंदी राजनीति करनी है। इनको लोगों को एक सेकंड शर्मा जी ठीक है, कांग्रेस कर रही है राजनीति, खेमचंद शर्मा जी कांग्रेस कर रही है राजनीति। अब आप मेरे सवाल पर आ जाइए सर, क्यों नहीं की गई पहले कार्रवाई? जब वो तहरीर देने गए थे तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तभी उन असामाजिक तत्वों को पकड़कर जेल में क्यों नहीं डाल दिया गया कि आप कैसे एक लड़की को छेड़ सकते हैं? तब क्यों नहीं की गई कार्रवाई? आप सम्मानीय पत्रकार हैं, आपका जो पॉइंट है आपने ही खुद अपना जवाब भी दिया। जिन 2 पुलिस वालों ने लापरवाही की उन पे एक्शन हुआ है, उनको सस्पेंड भी किया गया है। एक्शन कब हुआ खेमचंद शर्मा जी? कल कब हुआ ये एक्शन? आप सवाल पे आइए ना सर, आप क्यों बात को घुमा रहे हैं इधर से उधर? आप यदि सुनेंगे नहीं, आप अपना ही बात रखते रहेंगे तो उससे तो बात बनेगी नहीं। मैं बहुत क्लियर, एक सेकंड सर, मैं आपकी सारी बात सुनूंगी, मुझे लेकिन साफ जवाब चाहिए। नहीं खेमचंद शर्मा जी, आप यूपी में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, किसी भी टाउन में जाइए, पूछिए 5 साल पहले क्या होता था। 5 साल पहले 6 बजे के बाद लोग घर से निकलने में डरते थे, पुलिस की गाड़ियां कहीं दिखाई नहीं देती थी। आज हर एक रोड पे आपको 100 नंबर की गाड़ी दिखाई दी जाएगी, पुलिस पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दी जाएगी, लोग सुरक्षा करते हुए दिखाई दी जाएगी। आप गांव टाउन पे जाइए, आज लोग अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। ये घटनाएं दुखद है, ऐसी घटनाओं पे तेजी से कार्रवाई की जा रही है, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस समय सरकार की ओर से साफ निर्देश हैं, आपके पास कोई शिकायत आती है उस शिकायत को दर्ज करो, उस पर तुरंत और तेजी से कार्रवाई करो। किसी भी डील किया जाएगा, आपकी कमी पाई गई तो आप पे कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई की गई है। कार्रवाई पुलिस वालों पर है, कार्रवाई जो गुंडे जो लिंक हैं जिन्होंने वो कार्रवाई आज की गई है, उनको भी पकड़ा गया है, उन पे भी जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तीसरा, जो पीड़ित परिवार है उसकी भी सहायता की जा रही है। आप पत्रकार के नाते मैं आपको अप्रीशिएट करता हूँ कि आप कांग्रेस राजनीति कर रही है। दूसरा, हमारा ये बनता है कि हम जो सरकार के अच्छे काम है, जो सरकार इस पर गंभीरता है, उसको भी हम सामने लाएं, क्योंकि इससे नहीं तो क्या होगा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन का माहौल जो विपक्ष फैलाने की कोशिश कर रहा है वो सर, मीडिया अपना काम कर रहा है। योगी सरकार जब अच्छा काम करती है तो मैं खुद उनकी तारीफ करती हूँ सर। कोरोना पर काम किया, हमने खुद डिबेट की उस पे कि हाँ किस तरह से काम किया गया है, कैसी योगी जो है वो एकदम एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सवाल उठाते हैं, अगर अच्छा काम किया है तो उसकी तरफदारी भी की गई है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही नजर आ रही है। हम बस आपसे ये चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी लें। सचिन रावत जी। सर, तमाम सवाल जवाब आपने भी सुने होंगे, क्या कहेंगे? देखिए पल्लवी जी, मुझे तो लगता है कि इनको केरल के बारे में पता नहीं। जहां जहां की बातें कर रहे हैं, केरल में देखिए हमारी सरकार नहीं है। जहां जहां पे मैं वही तो इनसे पूछना चाहता हूं, क्या सारे जो अपराधियों का संरक्षण होता है वो भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं के साथ क्यों आता है? कल एक फिरौती आपने देखा होगा, 30 लाख की फिरौती करते हैं, कौन करते हैं? जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के।
और आपने देखा विकास दुबे ने 2017 में इंटरव्यू दिया था, 2 नेताओं का नाम लिया था। आज दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अभिजीत सिंह सांगा, भगवती प्रसाद सागर, उनका क्यों नाम लिया? और उनके ब्रजेश पाठक के साथ पोस्टर क्यों आते हैं? आपने स्वामी चिन्मयानंद की बात की, कुलदीप सेंगर की बात की। ऐसे तमाम नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण से नेतागिरी करते हैं और वही वारदातों को अंजाम देते हैं। जब इनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो ये लोग विपक्ष के नेताओं पे और विपक्ष की पार्टियों पे दोष मोड़ देते हैं। अरे भाई साहब, आप सब कुछ सामने है तो कम से कम आप पीठ मत थपथपाइए, कम से कम ये कह दीजिए कि हमसे गलती हो गई है, हम आने वाले समय में अच्छा करेंगे। क्यों अपनी खुद की फजीहत करवा रहे हैं बैठ करके? ये जो सरकार है ये पूरी तरीके एक दूसरे पे दोषपूर्ण करती है और ना कि किसी प्रकार का कोई सी दूसरे वे में किसी की बात करती है। ये लगातार ये जो नीतियां हैं इनको सिर्फ और सिर्फ मुद्दा भटकाने, ध्यान भटकाने के काम करती हैं और सरकार पूरी तरीके निरंकुश हो गई है। एकदम से होता है कि कोई भी जैसे वारदात होती है, कुछ भी होता है तो विपक्षी दलों ने करा दिया है। अरे जो कल की जो घटना है उसमें तो कम से कम आपके जो जिला महामंत्री थे, आपके जो 2 विधायक थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? जिला महामंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की? अभी जो सुबोध हत्याकांड में जो एक जिला इनका अध्यक्ष बना था उस पे क्या किया? उस पे क्या कार्रवाई की? उसको तो आपने जिला अध्यक्ष बना दिया पार्टी में। तो कहीं ना कहीं जो संरक्षण की बात होती है लगातार सामने आती है। जब संरक्षण ये लोग दे रहे हैं और वो सामने आ रहा है तब भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में तो मैसेज जा रहा है और जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है। कब आप आने वाले समय में चुनाव होंगे और जनता ही इनका हिसाब किताब करेगी। और आप भी तो चुन चुन के उन्हीं राज्यों की बातें सामने लेकर आते हैं ना जहां पर बीजेपी है, चाहे वो केंद्र का मसला हो या फिर इस तरह के राज्य जहां बीजेपी का शासन है। वो भी तो सही कह रहे हैं। आपने क्यों पश्चिम बंगाल के मामले पर कोई बात नहीं रखी? देखिए, मैं कहता हूं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और हम लोग विपक्ष में हैं और हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि अगर जो घटना हुई है ये घटना पूरी तरीके दुखद है। और मैं कई चैनल पे जुड़ा था, मैंने ये बात रखी और मैं कह रहा हूं अगर जहां जहां हमारी सरकार है अगर वहां कमियां हैं तो मैं अपनी सरकार को कह रहा हूं कि उन कमियों को दूर करने का काम करेंगे। हम वो नहीं है कि मैं किसी मुद्दे से, किसी घटना से पल्ला अपना झाड़ लूं। अगर वहां घटनाएं हुई हैं तो घटनाएं बिल्कुल मतलब ऐसी दुखद हैं कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उन घटनाओं को आने वाले समय में नहीं सामने आने चाहिए। उस सरकारों से मेरा अनुरोध है और निवेदन भी है, क्योंकि हम लोगों की सरकारें जहां जहां पे हमारी सरकारें थी, जैसे मध्य प्रदेश में इन लोगों ने गिरा करके बना ली। मध्य प्रदेश में जो किसानों पे जो घटना सामने आई है पूरे देश ने देखी कि किसानों का क्या कसूर था। वहां पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाया जाता है, उसके बाद आत्मदाह कर लेते हैं। तो क्या समझा जाए? ये जो नीति है ना इन लोगों की, जो राजनीति जो करने की, ये पूरी बहुत बुरी तरीके गलत साबित हुई है। और उन्हीं प्रदेशों में क्यों घटनाएं सामने सबसे ज्यादा आती हैं जहां पे इनकी सरकार होती है। गुजरात देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए या उत्तर प्रदेश देख लीजिए। जो उत्तर प्रदेश ये लोग कहते थे कि जाकर के हम लोग दिल्ली रास्ता निकालता है, तो ऐसा रास्ता नहीं चाहिए कि जो अपराधों से भरा हो, घटनाओं से भरा हो। खेमचंद शर्मा जी, साफिया की भी आज मौत हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि साफिया को तो आप जानते ही होंगे। देखिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप यूपी में जाइए, पिछले 4 साल पहले से कंपेयर करिए, आप अब बात है कि बीजेपी खेमचंद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, अभी बीच में ब्रेक हो गई थी आपकी वॉइस। अब आप अपनी बात रखिए सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं कि केरल सबसे ज्यादा एमपी इनके यहाँ पे हैं, केरल से ये चुप रहते हैं, बंगाल के बारे में भी चुप रहते हैं क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी इनके साथ खड़ी हैं। अब ये कहते हैं कि बीजेपी शासित प्रदेशों में अच्छी घटनाएं क्यों होती हैं, इसके पीछे सोचने की बात है। क्या उनके पीछे साजिश नहीं है? पीछे भी कई चीजें निकल के आई हैं कि प्रायोजित तरीके से, जिस तरीके से लखनऊ में गरीब लोगों को इन्होंने भड़का के इनके जो पदाधिकारी हैं उनको एक तरीके से मिसलीड करके बोला गया कि आप आत्मदाह करोगे तो ये सेंसेशन फैलेगा, हम इसका हल्ला मचाएंगे, हल्ला मचेगा, यूपी सरकार बदनाम होगी और उनको प्रलोभन दिए गए। तो ये सब चीजें लोगों के सामने आई। इससे पता चलता है कि इन लोगों की इन घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं साजिश भी है। कुछ ये नॉर्मल तरीके से जो गुंडा तत्व जो इन्होंने पाले हुए थे वो घटनाएं कर रहे हैं बिना इनके डायरेक्शन के। लेकिन हमारी सरकार, जो हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी सरकार की ड्यूटी क्या है? अगर कोई कंप्लेंट आती है उस पर तेजी से कार्रवाई हो, अगर कोई घटना होती है उस पर तेजी से कार्रवाई हो, जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद हो,
आगे घटनाएं ना हो, उसकी पूरी तरीके से व्यवस्था हो, गुंडों पे तुरंत और उचित कार्रवाई हो। अब देखेंगे यूपी में सबसे ज्यादा गुंडों की जो कार्रवाई हुई यूपी में हुई है। इस समय यूपी से गुंडे भाग रहे हैं। क्योंकि ज्यादा यहाँ पे जैसे गाजियाबाद में जो घटना हुई है वो दुखद घटना हम मानते हैं, लेकिन उसमें यदि सरकार ने कोई ढील दी हो तो उस सरकार की बुराई भी करनी चाहिए। मैं भी आपका साथ दूंगा, लेकिन सरकार ने तुरंत कार्रवाई करके 9 लोगों को अरेस्ट किया और पीड़ित परिवार की सहायता भी की। अब इसमें सरकार का दोष कहाँ पे है? बिल्कुल सर, ये तो आपको विचार करना चाहिए कि सरकार का दोष कहाँ पे है, आखिर कहाँ कमी रह जा रही है जो इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। आपके लिए जांच का विषय होना चाहिए, आपको कमेटी गठित करनी चाहिए, आपको इस पर विचार करना चाहिए। आप बैठिए और सोचिए कि आखिर कहाँ कमी रह जा रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। सचिन रावत जी, आपका भी धन्यवाद, तमाम अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो रामराज लाने की बात कही जा रही थी यूपी में, लेकिन यहाँ गुंडा राज आ गया। हालांकि बीजेपी ये कभी स्वीकार नहीं करेगी कि वाकई में गुंडा राज है, वाकई में जंगल राज है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। सरे रहा एक पत्रकार को गोली मार दी जाती है और उसकी मौत हो जाती है, दूसरी तरफ न्याय ना मिलने से तंग आकर एक मां बेटी लोक भवन के सामने आत्मदाह कर लेती हैं और उनमें आज मां की मौत हो जाती है। ये तस्वीरें काफी है ये बयां करने के लिए कि यूपी में किस तरह का फिलहाल माहौल बना हुआ है, किस तरह का जंगल राज है। अब ये सरकार के लिए सोचने का विषय है कि किस तरह से इस माहौल को ठीक किया जाए और जो फिलहाल परिस्थितियां बनी हुई हैं इन परिस्थितियों को कैसे काबू में किया जाए। सिर्फ ये कह देने से कि विपक्ष साजिश कर रहा है या ये कह देने से कि मीडिया सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत होगा। कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है, कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं लचीलापन है और जो अपराधी हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनमें डर नहीं है कानून का। उन्हें पता ही नहीं कि अगर हम अपराध करेंगे तो किस तरह की सजा हमें मिल सकती है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर सरकार को विचार करना होगा और इन परिस्थितियों को सुधारना जरूर होगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।